जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 11 राजनीतिक सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का नाम आप लोगों के सामने आते ही आप लोगों के मन में आता है कि फ्रीडम। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि फ्रीडम क्या होती है और लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर है। विद्यार्थियों, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता के बारे में मील ने अपने क्या विचार दिए थे, जिया पाल सार्त्रे ने, या फिर बात करें हॉब्स, लॉक, या फिर रूसो, या फिर हम लोग बात करें आज सांसू की, या फिर नेल्सन मंडेला की। स्वतंत्रता से जुड़े उन तमाम पहलुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सेशन में जुड़ गए तो कंटिन्यू रूप से बने रहे। और जी हाँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, साथ साथ में आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन करते जरूर है, यानी कि आप लोगों के पास में कॉपी और पेन होना अति आवश्यक है। सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत बुक और इसमें पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत यानी कि स्वतंत्रता। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता की बात करते ही मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के मन में आता है फ्रीडम, यानी कि आप लोग कहते हैं कि मैं तो फ्रीडम हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। लेकिन हम लोग यहां पर स्वतंत्रता की बात करेंगे ना इस अध्याय के अकॉर्डिंग, तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है लिबर्टी। क्या होता है? लिबर्टी। अब आप लोगों को मन मारा सर, हम लोगों ने स्वतंत्रता से तात्पर्य फ्रीडम ही समझा है। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रीडम जो आप लोग समझते हैं ना, वो है आप लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हूं। अब देखिए, इस अध्याय में स्वतंत्रता का तात्पर्य है लिबर्टी। लिबर्टी की बात करें ना, तो लिबर्टी किससे मिलकर बना है? तो लिबर्टी की बात करें तो लैटिन भाषा का शब्द जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों लाइबर। लाइबर से बना है लिबर्टी, जिसका तात्पर्य होता है बंधनों का अभाव। किसका अभाव? बंधनों का अभाव। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बंधनों की अभाव की बात करें ना, तो राज्य द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं, राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं। और राज्य की बात करें तो सरकार, राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं। और बड़ी बड़ी हम लोग अगर बात करें कि फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर क्या है, तो फ्रीडम आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जबकि लिबर्टी की बात करें तो ये सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है। क्या है? लिबर्टी है जो एक सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है, सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है। सीधे सीधा आप लोगों में प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता से तात्पर्य है या फिर स्वतंत्रता क्या है? तो सामाजिक राजनीतिक संकल्पना है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। अपन कह सकते हैं राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आप लोगों के कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि स्वतंत्रता का अर्थ है वही लिबर्टी का अर्थ है। लिबर्टी जो कि लाइबर शब्द से बना हुआ है। स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना या ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। उपयुक्त कथनों में से दोनों कथन में से कौन सी सत्य है? तो सीधे सीधे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के दोनों कथन सत्य है। यानी कि स्वतंत्रता लिबर्टी का अर्थ है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। यानी कि लोग या फिर व्यक्ति की बात करें तो ऐसी लोग बिल्कुल रूप से अपन कह सकते हैं फ्री, यानी कि लोगों के ऊपर बाहरी नियंत्रण का अभाव अपन कह सकते हैं, बाहरी नियंत्रण का अभाव। और बाहरी नियंत्रण की बात करें तो इसमें राज्य भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई समूह या फिर समुदाय भी हो सकता है। यानी बाहरी नियंत्रण का अभाव, तो अपन कह सकते हैं व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? स्वायत्त, या फिर अपन कह सकते हैं स्वतंत्र, या फिर अपन कह सकते हैं ऑटोनोमस। जैसे कि आप लोग कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। यानी कि ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं।
आप बिल्कुल भी दूसरों के कंट्रोल के अंदर या फिर अपन कह सकते हैं दूसरों के अधीन नहीं होना चाहते। और स्वतंत्रता का तात्पर्य यही है, बाहरी प्रतिबंधों का आप लोगों को ऊपर अभाव होगा, बाहरी प्रतिबंध नहीं होंगे तो व्यक्ति लोग या फिर आप ऐसी स्थिति में आएंगे कि आप अपनी प्रतिभा का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा या फिर मैं यूं कहूं कि समता, और समता से क्या कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि आप अपनी क्षमताओं से क्या कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप स्वतंत्र है, बताइए। अब आप लोगों का उत्तर होगा सर हम स्वतंत्र है, हम भारत के नागरिक है, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे। अब अगला मेरा प्रश्न है कि आप स्वतंत्र है तो आपका मन तो कर रहा है कि गर्मी के अंदर मैं स्विमिंग पूल में जाऊं और नहा के आ जाऊं, लेकिन आप लोगों के जो आसपास में किताबें वो जाने नहीं दे रही है। आप जाना चाहते हैं लेकिन जाने नहीं दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही है? क्योंकि आप अपनी क्षमताओं से रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, आप लोग ग्रेड फर्स्ट बनना चाहते हैं, और जो भी अन्य प्रतिभागी जुड़े वो मंजिल तक जाना चाहते हैं। आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं, आप अपने योग्यता के माध्यम से आप अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। तो मन कह रहा है कि वहां चले, लेकिन दूसरा मन देखिए, एक होता दिल और एक होता दिमाग। दिल कहता है कि स्विमिंग पूल में चलें, घूमने चलें, गर्मी खूब पड़ रही है, कहीं मौज मस्ती करने चलें, लेकिन दिमाग कहता नहीं रे, रुक जा, अभी अपनी क्षमताओं का विकास करना है, अभी अपनी क्षमताओं के माध्यम से कई रचनात्मक कार्य करने हैं, घूमने का टाइम तो खूब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पता नहीं कितनी यानी कि अनगिनत एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो अभी वर्तमान में मुझे नहीं पता आता या नहीं आता, पहले अखबार न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की बात करें दैनिक भास्कर में ऊपर एक लाइन लिखी आती थी, या संपादकीय में बीच वाले पेज में लिखी आती थी कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं आप क्या करूंगा, समर्थन करूंगा। और यह कथन किसका है, सीधा सीधा होना चाहिए आपका। यह प्रश्न है जो वाल्टेयर का है, यानी कि तुम जो कहते हो मैं उनका समर्थन नहीं करता। मान लीजिए आप लोग, जैसे कि घर में आप लोग कोई बात होती है, ठीक है, अब आप बेरोजगार हो, बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता, न तो घर वाले सुनते हैं, न पड़ोसी सुनते हैं, न कोई आसपास के परिवेश में सुनते हैं। अब आप लोगों की इच्छा है कि मैं कुछ सजेशन रखूं, लेकिन घर वाले कहते हैं रुक जाओ आप, अभी आपको डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन उन लोगों को समर्थन वो करे या नहीं करे, जो आप एडवाइस देते हैं वो धरातल पे लागू करे या नहीं करे, आत्मसात करे या नहीं करे, लेकिन उनको आप लोगों को एक बार बोलने की अभिव्यक्ति देनी चाहिए। अभिव्यक्ति के संबंध में बात करें ना, एक विद्वान है प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है जे.एस. मिल। आप लोगों ने नाम सुना होगा जे.एस. मिल, और जे.एस. मिल ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। ये ऑन लिबर्टी एक लेख है, क्या है, ऑन लिबर्टी एक लेख है। इस ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल और जे.एस. मिल की बात करना, तो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात करें ना, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था मिल, प्रबल समर्थक। और मिल ने तो यहां तक कहा था कि कोई गूंगा बहरा व्यक्ति होता है ना, उसको भी बोलने का अधिकार देना चाहिए, उसको भी बोलने की छूट देनी चाहिए। हो सकता है कि उसके विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो विचार आने वाले समय के अंदर बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। तो यानी कि आदमी कोई बोलना चाहता है तो उसको बोलने की आजादी दीजिए, छूट दीजिए। और हम लोग अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में भी प्यारे विद्यार्थियों भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 19(1) का ए में क्या लिखा हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो व्यक्तियों को बोलने का क्या देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। अब देखिए, रूसो की बात करें, रूसो का स्वतंत्रता के बारे में क्या कथन था, बहुत अच्छा कथन था रूसो का भी। रूसो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति
स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वो निरंतर बेड़ियों में जकड़ा रहता है। लिख लीजिए, बहुत अच्छा कथन है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह बेड़ियों में जकड़ा रहता है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। बहुत अच्छा कथन है रूसो का कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है ना, उसका स्वतंत्र जन्म होता है, लेकिन वो जन्म लेने के बाद अंतिम सांस तक बेड़ियों में जकड़ा रहता है। अब कैसे? आपका जन्म स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र रूप से आप लोगों ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद में आपके आसपास के परिवेश से या फिर अपन कह सकते हैं समाज से आपके ऊपर खूब सारे अपन कह सकते हैं लिमिटेशंस, सीमाएं लगी है कि ये नहीं करना, वो करना, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है, आपको वहां नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको उससे बात नहीं करनी है। यानी कि अनगिनत आप लोगों के ऊपर क्या है, सीमाएं हैं, लिमिटेशन से। तो रूसो ने तो ये तो कहा था कि अगर व्यक्ति ने जन्म स्वतंत्र लिया है तो उसको वापस से स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा, यानी फोर्स किया जाएगा कि आप वापस से क्या हुए, स्वतंत्र हुए। ठीक है, अब बात करें हम लोग सुकरात की। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं कि सुकरात है तो जो कौन, प्लेटो का गुरु और प्यारे विद्यार्थियों यूनान का महान दार्शनिक, और इसके क्रांतिकारी विचार थे। क्या थे? क्रांतिकारी विचार थे। और इसी क्रांतिकारी विचारों के कारण ये क्रांतिकारी विचार तत्कालीन यूनानी शासकों को अच्छे नहीं लगे और उनको विष का प्याला पिला करके मृत्युदंड दिया था। किसको? सुकरात को। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे बात करते हैं चौथे ऑप्शन में नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की बात करें ना, नेल्सन मंडेला से आपके 1% सीधा बनेगा ही बनेगा। नेल्सन मंडेला ने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्या थी? ये इनकी आत्मकथा थी, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये पुस्तक किसकी थी? तो आप लोगों को उत्तर आना चाहिए कि सर नेल्सन मंडेला की थी। नेल्सन मंडेला की बात करें ना तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों व अश्वेत लोगों के मध्य, श्वेत व अश्वेत लोगों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था ना, तो अपने आप को उच्च समझते थे, अश्वेतों को निम्न श्रेणी का समझते, उनका डट करके सामना किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति का नाम क्या? नेल्सन मंडेला। और इन्होंने किस सदी में विरोध किया था? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 20वीं सदी में। एक नाम आगे और आएगा, आग सान सू की ने। अब देखिए नेल्सन मंडेला की बात करें ना तो नेल्सन मंडेला लगभग प्यारे विद्यार्थियों 28 वर्ष जेल में बिताए थे। कितने वर्ष? 28 वर्ष है जो जेल में बिताए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं आकांक्षाओं की कुर्बानी दी और 28 वर्ष जेल में बिताए। क्यों बिताए? अश्वेत लोगों की को जो स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, अश्वेत लोगों के ऊपर जो दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार किए जा रहे थे, उनका विरोध किया था। किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने। बुक की बात करें, आत्मकथा की बात करें, यह आत्मकथा थी, ध्यान रखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ये क्या थी? आत्मकथा। और किसकी थी आत्मकथा? तो ध्यान रखना आपके आत्मकथा थी प्यारे विद्यार्थियों नेल्सन मंडेला की। तो आप खुद देख लीजिए कि पर्सन एक था, लेकिन हम लोगों ने इसके इर्द गिर्द जो भी पर्सन बनने की संभावना, उन सभी प्रश्नों का क्या कर दिया? 360 डिग्री एनालिसिस कर दिया। यानी कि हम लोग कक्षा 11 की एनसीईआरटी केवल और केवल स्वतंत्रता ही नहीं पढ़ रहे,
उसके आसपास में अपकमिंग एग्जाम में एनसीईआरटी से संबंधित या फिर इससे इर्द गिर्द इससे को रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे ना, उन प्रश्नों का हम लोग प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी हर कोई एग्जाम में मील का पत्थर, माइलस्टोन, ब्रह्मास्त्र और रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इन प्रश्न का साथ साथ में की नोट्स के रूप में लिख रहे होंगे, और अगर आप लोगों के लिखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग दिए गए मोबाइल नंबर पर क्या कर देना, मैसेज कर देना, आप लोगों को क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिए, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल विक्रेता बनने का सपना देख रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने, मैंने, मेरी टीम ने और नेवरी सर ने रामबाण औषधि के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च की है। और इस टेस्ट सीरीज की बात करें ना तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। क्या है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। इसका व्याख्यात्मक पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। और ये मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं कि चाहे स्कूल लेक्चरर की बात करें या फिर नेट जेआरएफ की बात करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बात करें, अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से संबंध रखते हैं, ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली। ये आप लोग पूरा टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन प्रूफ प्लान देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 यानी 6 तो ये यूनिट है, ये यूनिट वाइज टेस्ट है। और पहले टेस्ट की बात करें तो पहला टेस्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों 29 मई को। कब होगा, 29 मई को होगा। पहले टेस्ट में यूनिट जिसका नाम है आपके पाश्चात्य एवं भारतीय राजनीतिक विचार, और उसके बाद में 6 यूनिट का टेस्ट होने के बाद में आपको टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के रूप में मैं कह सकता हूं कि परीक्षा से पहले परीक्षा 1.0 और 2.0 जिस प्रकार से आरपीसी एग्जाम करवाती उसी की तर्ज पर। और ये टेस्ट प्यारे विद्यार्थियों आपके शाम को 5:30 बजे अपलोड होगा, और होगा कहां पर, तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर होगा। आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग 9214534843 पर मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके शुल्क की बात करें तो नाम मात्र के शुल्क केवल और केवल 751 रुपए। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने ऐसी फॉर्मेटिंग बनाई है कि आप लोगों के केवल टेस्ट ही नहीं है, आप लोगों के एज ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रैश कोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैश कोर्स। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ कैटेगरी के लिए, कुछ वर्गों के लिए हम लोगों ने इसमें विशेष छूट दी है। क्या दी है, विशेष छूट। और विशेष छूट की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्स आर्मी यानी आर्मी मैन फौजी भाइयों के लिए हम लोगों ने विशेष छूट दी है। साथ ही साथ हम लोग बात करें विधवा कैटेगरीज या फिर दिव्यांग या फिर परित्यक्ता, इन 4 कैटेगरी के लिए हम लोगों ने विशेष छूट दी है। और इन कैटेगरीज वाले अभ्यर्थियों को टेस्ट सीरीज मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों केवल और केवल कितने, 551 रुपए में। केवल और केवल 551 रुपये में इनको टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों के मन में आ रहा सर क्यों नहीं हमारे लिए सबके लिए इतनी फीस रख देते। प्यारे विद्यार्थियों, इन कैटेगरीज का हम लोग विशेष रूप से क्या रखते हैं, सम्मान, विशेष रूप से रेस्पेक्ट। हालांकि हम सभी का रेस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन इन कैटेगरीज के लिए देखिए फौजी भाइयों की बात करें, हमारी आप लोगों को पता होगा देश में समय समय पर कभी युद्ध की स्थिति हो जाती है, कभी विद्रोह की स्थिति हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो हमारी रखवाली करते हैं फौजी भाई। हम लोग बात करें विधवा, दिव्यांग या परित्यक्ता की, तो इनकी स्थिति आप लोग जानते होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने इन कैटेगरीज के लिए विशेष छूट रखी। और अब देखिए आप लोगों के लिए विशेष छूट की बात करते हुए आप लोगों के साथ में कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक की बात करें ना, पहली टेस्ट सीरीज 1.0 हम लोगों ने चलाई थी, उसकी फीस है प्यारे विद्यार्थियों 551 रुपए। कितनी है, 551 रुपए। और इसकी है 751 रुपए। कुल मिलाकर फीस लगभग बात करें तो कितनी हो जाती है, 1300। तो 1300 की हम लोगों ने 1051 कर दी है। कितनी कर दी है, 1051। वो भी हम चाहते हैं कि स्कूल विक्रेता भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से पद आ रखे हैं, आप लोगों के ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक या फिर दंश लगा हुआ ना, किस प्रकार से बेरोजगारी रूपी दलदल से आप लोग बाहर निकल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का भी है सपना स्कूल विक्रेता बनना। जून माह के अंतिम सप्ताह में जो परीक्षा संभावित है और आप लोग अपने सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इंतजार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुरंत प्रभाव से तैयारी कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप लोगों को सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, क्योंकि केवल और केवल आपके टेस्ट में बचे हैं 2 या 3 दिन।
तो आप लोगों को जल्द से जल्द अभी से अभी सिलेक्शन प्रूफ स्टडी करनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है असत्य बताना है, असत्य कथन आप लोगों को छांटना है। अब देखिए असत्य कथन की बात करें ना तो 3 कथन सत्य और 1 कथन आप लोगों को असत्य है। देखिए आग सान सू की कृति का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर है। बिल्कुल इनकी कृति का नाम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, और इसे हिंदी में कहा जाता है भय से मुक्ति। किससे मुक्ति? भय से मुक्ति। आप लोगों को भी अभी भय लग रहा है कि क्या हम स्कूल विजेता बनेंगे नहीं बनेंगे, ध्यान रखना डर के आगे क्या है? जीत है। तो भय से मुक्ति करती किसकी थी? आग सान सू की। 1 कथन प्यारे विद्यार्थियों आपका एकदम सही है। गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार इनके प्रेरणा स्रोत थे। बिल्कुल आग सान सू की के आदर्श से कौन? महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार है जो इनके प्रेरणा स्रोत, यानी कि हम कह सकते हैं कि आग सान सू की के रोल मॉडल कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और इनके विचारों की बात करें तो अहिंसा के विचार इनके क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा। उन्होंने गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए भय पर विजय पाने को जरूरी बताया। उन्होंने अपनी खुद की स्वतंत्रता को, देश की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर एप्लीकेबल करके देखा कि मुझे स्वतंत्रता है तो मेरे पूरे देश के लोगों को क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। और स्वतंत्र व्यक्ति ही अपना क्या कर सकता है? सर्वांगीण विकास कर सकता है। और इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या फिर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता है? भय पर विजय पाने की आवश्यकता है। आप लोगों को अपने मन के अंदर बिल्कुल भी भय नहीं रखना है। आप लोगों को निराश नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, एंजाइटी के शिकार आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि डर के आगे जीत है। भय पर आप लोगों को क्या? विजय पानी है। आप लोगों के अंदर प्यारे विद्यार्थियों वो शक्ति है, वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। मंजिल तो सामने खड़ी है, हमारे को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। तो यह आपका तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने 19वीं सदी में म्यांमार में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया। बिल्कुल आग सान सू की ने म्यांमार में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया, यह बात सही है। तो आप लोगों के मन में आ रहा सर फिर इसमें से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए यहां पर छोटी सी आप लोगों की सिली मिस्टेक हो रही है। यहां पर 19वीं सदी लिखा हुआ है और प्यारे विद्यार्थी इन्होंने संघर्ष किया था 20वीं सदी में। कब किया था? 20वीं सदी में। आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न की पूरी फॉर्मेटिंग मैंने तैयार की। अब देखिए आप लोग ऐसे प्रश्नों में अक्सर क्या खा जाते हैं? गच्चे खा जाते हैं। आपको यहां पर 19वीं दिखता नहीं है, नहीं दिखता तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आप लोगों को अपनी आंखें ना पूरी की पूरी एक्टिव तरीके से खोल के रखनी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है। प्यारे विद्यार्थियों सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन है जो आपके जरूर मिलेगी। तो सही कथन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप लोगों से मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूं कि 20वीं सदी में स्वतंत्रता के लिए आदर्श कोई 2 व्यक्तियों के नाम बताने आप बता सकते हैं? तो आपका उत्तर सीधा अंगुलियों पे होना चाहिए कि सर एक तो नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, और दूसरी ये रही आपकी आग सान सू की। ध्यान रखना आग सान सू की एक महिला थी, साहसी, निडर, वीर महिला थी, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवाद, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की बात करें ये किससे बना है? तो लैटिन शब्द लाइबर से बना हुआ। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। बिल्कुल अधिक वरीयता देते हैं, सही बात है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर सही बात है, यहां तो आपने बता दिया, लेकिन सही बात कैसे है? तो देखिए सही बात ऐसे है। उदारवाद की बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों, तो उदारवाद और उदारवाद अपने केंद्र, और केंद्र की बात करें तो अपने केंद्र में किसको रखता है? अपने केंद्र में रखता है व्यक्ति को। किसको रखता है? व्यक्ति को। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा, और जिसमें जितनी योग्यता होगी वो उतना आगे बढ़ जाएगा। समाजवादी कहते हैं
कि अमीर और गरीब के मध्य जो खाइयां बढ़ रही है उन खाइयों को कम करने की आवश्यकता है। तो उदारवादी अपना तर्क देते हैं खाइयों को कम करने की आवश्यकता नहीं है, खाई कितनी बार कम करोगे। चलो एक बार हम मान लेते हैं कि आरक्षण दे दो, फिर भी अगर वो लोग आगे नहीं बढ़े अपनी योग्यता के बल पर, तो आप कितनी खाइयों को कम करेंगे? खाइयां तो खूब है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, योग्यतम की उत्तरजीविता पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता, अब देखिए ये उदारवादियों का उदाहरण मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। अभी हम लोग अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों स्कूल लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर, और बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की। इसमें आपके 225 पद आ रखे हैं, ठीक है। अब उदारवादी कहते हैं कि जिसमें जितनी योग्यता होगी वो पद को ले लेगा, यानी पद आप लोगों के सामने पड़ा है, केवल और केवल आप लोगों को विवेक से अपने बुद्धि बल के माध्यम से इस पर विजय पानी है, सफलता को अर्जित करनी है, योग्यतम की उत्तरजीविता। यही उदारवादियों का तर्क है। उदारवादी कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और राज्य को तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मनुष्य में। या फिर उदारवादी तो यहां तक कहते हैं कि व्यक्ति पर चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, या फिर आसपास का दायरा हो, वो बिल्कुल भी व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दो। ये किनका तर्क है? उदारवादियों का। और ध्यान रखना उदारवादियों के केंद्र में क्या है? व्यक्ति है, मनुष्य है, न कि समूह या फिर समाज या फिर राज्य है। तो ये आपके सीधा सीधा आप लोगों को समझ आगे होगा कि उदारवादी है जो स्वतंत्रता को समानता पर क्या देते हैं? वरीयता या फिर प्रेफरेंस देते हैं। कथन ए सही है। दूसरा कथन है कि उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। यह कथन भी आप लोगों का सही है। प्रारंभिक या फिर मूल उदारवादियों की बात करें ना, तो ये कहते थे कि राज्य को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वर्तमान समय में धीरे धीरे कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। प्रारंभिक उदारवादी तो इतना कहते हैं कि बाजार मूलक समाज होना चाहिए, खुला बाजार है, बाजार में जिसके पास में अच्छी टेक्निक होगी वो अपना सामान बेचेगा, अपना माल बेचेगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि चलो राज्य की कल्याणकारी भूमिका को तो स्वीकार कर ही लेते हैं। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो उदारवादी कहते हैं कि समाज में जो सामाजिक या फिर आर्थिक असमानता है ना, इनको कम करने वाले उपायों की आवश्यकता है। और उदारवादी कहते हैं कि जो भारत में आरक्षण व्यवस्था वगैरह है या फिर अमेरिका के अंदर सकारात्मक कार्य व्यवस्था है वो ठीक है, ज्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए, चाहे सामाजिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप की बात करें तो अमीर गरीब के बीच में जो खाई है उसकी बात हो रही है, और सामाजिक रूप से बात करें तो उदारवादी कहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समाज में किसी एक व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा बड़ी हो और दूसरे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा बड़ी हो, यानी कि ये असमानता को कम करने की भी बात करते हैं कौन? उदारवादी। तो आप लोगों के प्यारे विद्यार्थी इसमें कथन क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही कथन क्या है? सही है। अगला देखिए, निम्न में से स्वतंत्रता से संबंधित हानि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हानि का सिद्धांत, स्वतंत्रता से संबंधित हानि का सिद्धांत, और हानि का सिद्धांत पुस्तक, और पुस्तक की नाम है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक में J.S. मिल या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत दिया था। और हानि के सिद्धांत की बात करें ना, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि के सिद्धांत में दो प्रकार के या फिर दो विषय बताए थे। एक विषय की बात करें, कितने विषय बताए थे? दो विषय। पहले विषय की बात करें या फिर हानि में पहले कार्य की बात करें तो सहसंबंध कार्य है, सहसंबंध कार्य। और एक बताया था प्यारे विद्यार्थी आपका पर संबंध कार्य। J.S. मिल ने कहा था कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन्होंने हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र की बात कही थी। किसकी बात कही थी? अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र, यानी कि राज्य को केवल और केवल उसी मामले में
और इन्होंने तो केवल एक ही मामला बताया था, और वो मामला बताया था आत्मरक्षा। किसका? आत्मरक्षा। आत्मरक्षा। आत्मरक्षा की बात करें कि कोई व्यक्ति अगर अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा या फिर खुद मरने जा रहा है कि मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, उस केस में राज्य को कहना चाहिए नहीं भाई, आपको सुसाइड नहीं करने देंगे, सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। या फिर मान लो व्यक्ति को भूलवश पता नहीं है कि आगे खतरा है और व्यक्ति चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उस केस में राज्य को कहना चाहिए कि भाई आगे खतरा है, कहां जा रहे हो आप। उस केस में केवल और केवल इकलौता कार्य बताया था कि आत्मरक्षा की बात आती है। तो अब देखिए सौ संबंध कार्य की बात करें ना, तो सौ संबंध कार्य में जेस मिल ने बताया था कि ऐसा कार्य जो करने से, मान लो कोई करता है, यानी कि कर्ता की बात करें तो कोई ए नाम का व्यक्ति है जो कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य से फायदा, उस कर्ता कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य से नफा या फिर नुकसान केवल और केवल कर्ता को हो रहा है, तो उस मामले में राज्य और राज्य को प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल भी है जो दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए या फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह बात किसने कही थी? जेएस मिल ने कही थी। पर संबंध कार्य की बात करें, पर संबंध कार्य में कोई व्यक्ति है वो करता है, कोई काम कर रहा है, ये एक करता है जो कार्य कर रहा है और उस कार्य से दूसरे पर का मतलब दूसरे, अगर कोई दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही है, उस मामले में, उस केस में राज्य या फिर उस व्यक्ति को कहना चाहिए कि भाई काम तू कर रहा है लेकिन हानि मेरे को हो रही है या फिर दूसरों को हो रही है, उस मामले में आप कह सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या फिर कोई लड़का है, आप मान लो कहीं पीजी में रह रहे हैं या फिर कहीं ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऐसे भवन में रह रहे हैं जहां पर 2-4 कमरे हैं। अब एक कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी जो आया तो घर से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसे पढ़ाई हो नहीं रही है, उसके मन में भटकाव आ रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, यानी भटकाव ही उसकी जिंदगी है। वो जोर जोर से कमरे में शोर करता है, आवाजें निकालता है, चिल्लाटियां निकालता है और जोर जोर से फोन बजाता है, गाने सुनता है, साथ साथ में डांस करता है। अब देखिए अगर वो विद्यार्थी, वो छात्र, वो लड़का अगर बंद कमरे के अंदर ऐसे काम कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, न मना करेंगे, मना करने का कोई औचित्य भी नहीं है। अब मान लीजिए वही व्यक्ति उस घर के आगे, उस पीजी के आगे कह रहा न तो मैं पढ़ रहा हूं न दूसरों को पढ़ने दूंगा, यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। अब वो डीजे ला करके जोर जोर से बचाता है कि न तो मैं पढ़ूंगा न दूसरों को पढ़ने दूंगा। वो डीजे कौन बजा रहा है? वो लड़का बजा रहा है जिसको खुद को नहीं पढ़ना है, लेकिन उस डीजे की आवाज से आपको भी नुकसान हो रहा है। उस मामले में जेस मिल कह रहा है कि उस जो छात्र, जो व्यक्ति, जो लड़का जो डीजे बजा रहा है उसको प्रेम से, नैतिकता से समझाइए, प्यार से समझाइए कि भाई तेरा चलो फ्यूचर तू जाने, लेकिन हमारा फ्यूचर, महीने भर बाद में एग्जाम है, हमारा फ्यूचर खराब मत करो। आपके इस डीजे बजाने से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। उस मामले में उसको समझाने की कोशिश करो, न कि आप सीधी पुलिस कार्रवाई कर दो या फिर कोई कानूनी कार्रवाई कर दो। जेस मिल तो इतना कहता है कि चलो आपको नुकसान हो रहा है, कार्य दूसरा कर रहा, नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन उस मामले में भी उसको प्यार से समझो, ऐसे नहीं कि उसके साथ में हाथापाई कर दो, लड़ाई झगड़ा कर दो। ये पर संबंध कार्य। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और अच्छे से उदाहरण देकर समझा देता हूं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए ना तो विद्यार्थियों के अंदर या फिर युवाओं के अंदर नशे की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है। मान लीजिए कोई लड़का बंद कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा, तो ये पर संबंध कार्य, उसको खुद को हानि हो रही है। एक बार अपन समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि ज्ञान से तो सभी लोग भरे पड़े हैं, ज्ञान किसी को देने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए वही लड़का आपके पास में आके सिगरेट पी रहा है, तो उस धुएं से आपको नुकसान हो रहा है, तो उस मामले में आप उसको समझा सकते हैं पर संबंध कार्य में। अब देखिए और एक उदाहरण देके समझा देता हूं। जेस मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति है जो ये सड़क से चल रहा है, ये व्यक्ति है सड़क से चल रहा है, आगे ये कोई पुल है जो कि पुल टूटा हुआ है। अब वो व्यक्ति चल रहा है, यहाँ पे चल आ गया। अब आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब आप इस व्यक्ति को रोक सकते हैं, ये गाड़ी लेके जा रहा है कि भैया भैया रुक जा, आगे पुल टूटा हुआ है,
आगे जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो तू मरेगा। तुझे तेरी आत्मरक्षा करने की आवश्यकता है। तुझे पता नहीं है मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं, तू यहां रुक जा। उस मामले में उस व्यक्ति को रोक देना चाहिए। यह है प्यारे विद्यार्थियों हानि का सिद्धांत और सौ संबंध और पर संबंध कार्य। महात्मा गांधी की बात करें लगातार तो महात्मा गांधी ने 1909 के अंदर हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। और रूसो की बात करें तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया कि रूसो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन बाद में वह बेड़ियों से जकड़ा रहता है। और वाल्टेर की बात करें तो वाल्टेर का कथन हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं लेकिन आपके विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करूंगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या आशय। और स्वतंत्रता के दो प्रकार है। स्वतंत्रता के कितने प्रकार है? स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात करें तो दो प्रकार। एक है आपके नकारात्मक, ठीक है, एक है आपके सकारात्मक। अब देखिए सकारात्मक की बात करें तो देखिए ऐसी स्थितियों में होना जिसमें लोग अपने प्रतिभा का विकास कर सके। यानी राज्य को ऐसी सकारात्मक स्थितियां अवेलेबल करवानी चाहिए जिससे व्यक्ति अपना क्या कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। ये किस में आएगा? ये सकारात्मक स्वतंत्रता आएगा। व्यक्ति की रचनाशीलता और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना, सकारात्मक स्वतंत्रता। युक्ति युक्त प्रतिबंधों से युक्त स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, समझाइश की जा सकती है, ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिससे उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें ना तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का पूर्णतया अभाव किसमें आएगा? आपके नकारात्मक स्वतंत्रता। सही उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा? डी। तो आप लोगों को सकारात्मक स्वतंत्रता याद रख लेनी है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पॉइंट नहीं है वो किस में आ जाएंगे? नकारात्मक स्वतंत्रता में। यानी कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं? दोनों का अध्ययन करते हैं। सकारात्मक भी याद रखो, नकारात्मक भी याद रखो। एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ रहे ना? यह है स्मार्ट स्टडी। आप सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा भी याद रखते हैं और नकारात्मक की भी रखते हैं। अरे भैया आगे जाके लिखना थोड़ी है आप लोगों को, तो रिटर्न एग्जाम थोड़ी है। आप आरएस आईएएस की तैयारी अगर कर रहे हैं ना उस समय रिटर्न मेंस होता है, जो रिटर्न में होता है। आप लोगों को तो गोले बढ़ने, जो सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता अवधारणा है वो याद कर लो, जो नहीं होगी वो नकारात्मक की आएगी। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि दोनों को पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यही फर्क होता है सफलता और असफलता का। अब जैसे आप लोगों को पता है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन देने वाले विचारक, ठीक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन देने वाले विचारक, आप लोग दोनों को याद करते हैं। मैं दोनों को याद नहीं करता हूं। मैंने नकारात्मक वाले याद कर लिए तो जो नकारात्मक नहीं होंगे वो सकारात्मक होंगे। दोनों याद करने की क्या आवश्यकता है? ये स्मार्ट स्टडी है। इसी से आप लोग मंजिल तक आसानी से पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में विचारकों विद्वानों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में पुस्तकें दे रखी है। अब देखिए जेएस मिल की पुस्तक और जेएस मिल की पुस्तक की बात कर, इसकी पुस्तक और इसकी पुस्तक या फिर अपन लेख की बात कर ऑन लिबर्टी, और ये ऑन लिबर्टी की बात कर तो कब लिखी थी? तो ध्यान रख लेना 1859 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1859 में लिखी थी। तो ए में क्या आ जाएगा आपके? ये रही आपके ए में आ जाएगा 4। तो ए के सामने आप लोगों को लिखना है 4। टीएस ग्रीन की बात करना, टीएच ग्रीन की पुस्तक जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन, और ये पुस्तक लिखी थी आपके 1895 में। कब लिखी थी? 1895 में। यानी राजनीतिक दायित्वों का सिद्धांत, राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत की व्याख्या। लेक्चर्स का मतलब क्या होगा? आप भी लेक्चर्स बनने जा रहे हैं, व्याख्याता बनने जा रहे हैं। लेक्चर्स को कहा जाता है व्याख्या, प्रिंसिपल को कहा जाता है क्या कहा जाता? सिद्धांत। क्या कहा जाता? सिद्धांत। वो प्रिंसिपल नहीं जो आप भी बनेंगे लेक्चरर बनने के बाद में कुछ समय बाद वाइस प्रिंसिपल बनेंगे और उसके बाद में प्रिंसिपल बनेंगे। वो प्रिंसिपल अलग है और ये प्रिंसिपल अलग है। ये सिद्धांत है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कई नेता लोग कहते हैं ना ये मेरे सिद्धांतों और मूल्यों के विरुद्ध है। सिद्धांतों की बात करें तो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं जो स्कूल के अंदर होता है, वो अलग होता है।
पॉलिटिक्स यानी राजनीति, और ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व। राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या इस पुस्तक का नाम है। तो आपके एटीएस ग्रीन के सामने आ जाएगा आपके एक। उसके बाद में बात करें एच.जे. लॉस्की। एच.जे. लॉस्की की पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों आपके ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो आपके सी में आ जाएगा 3 राजनीति का व्याकरण। इसे हिंदी में कहा जाता है राजनीति का व्याकरण। ठीक है। और जॉन रॉल्सन लिखी थी ऑन लिबर्टी, नहीं ये आपके सॉरी थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या लिखी थी? थ्योरी ऑफ जस्टिस। और कब लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस? एक प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना लेट था। ये आपके जॉन रॉल्स के सामने आ जाएगी थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि 2। थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें ना तो न्याय पर लेख, ये क्या था? न्याय पर लेख। और ये न्याय पर लेख कब लिखा था? तो ध्यान रख लेना 1971 में लिखा था। कब लिखा था? 1971 में लिखा था। तो देख लीजिए 4132 4132 यानी जेएस मिल में ऑन लिबर्टी 4, टीएस ग्रीन में 1, जेएस लॉस्की में 3 और जॉन रोल्स में 2। 4132 कहां है? देखो 4132 4132 कहीं नहीं ऑप्शन में। क्या हुआ? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सूची फर्स्ट, ये जेएस मिल के सामने आपके आ जाएगा 4123 कहां गए? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये आपके टाइपिंग एरर है। क्या है? टाइपिंग एरर है। इसमें आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4132 4132। और इसके ऊपर आप लोगों को लगाना है 7 स्टार। क्या लगाना है? 7 स्टार लगाना है। ये आपकी परीक्षा में छपने की पूरी संभावना है। ये इसमें टाइपिंग एरर है। सही उत्तर हो जाएगा 4132 4132। जेएस मिल में आपको करना ऑन लिबर्टी। उसके बाद में ऑन लिबर्टी की बात करें तो 1859। टीएस ग्रीन में आपके आ जाएगी राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत की व्याख्या 1। एच.जे. लॉस्की में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आ जाएगी। और जॉन रोल्स में थ्योरी ऑफ जस्टिस एक लेख था 1971। तो आप लोगों को ये ध्यान में रख लेना। एक बार आप ऑप्शन सही कर देना, ये टाइपिंग एरर हो गया ना। आगे देखिए उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? आप लोगों को मैंने बता दिया कि उदारवाद के मूल में या फिर उदारवाद के केंद्र में क्या है? उदारवाद के केंद्र में है व्यक्ति। और उदारवाद के केंद्र में व्यक्ति यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति के विवाह की बात आती है ना, या फिर सगाई की बात आती है, या फिर एंगेजमेंट की बात आती है ना, तो व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को खुला छोड़ दो। आप जाति या फिर समुदाय या फिर परिवार, इनको बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति है जो क्या है? व्यक्ति विवेकशील है। व्यक्ति विवेकशील है, विवेकशील है। उसको लगेगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे एंगेजमेंट करनी है, मुझे विवाह करना है, तो वो करेगा। आप उसको बाध्य क्यों कर रहे हो विवाह करने के लिए या फिर एंगेजमेंट करने के लिए या सगाई करने के लिए? उसने कहा था इस मामले में जाति, समुदाय या फिर परिवार को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उदारवादी कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, उसको खुला छोड़ दो, व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो करेगा। तो इसमें आपके सी है जो सही हो जाएगा। अगला देखिए स्वतंत्रता एक कथन और कारण वाले। बहुत इजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न मुझे गुलाब जामुन जैसे लगते हैं। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हो। बिल्कुल। और ये शब्दावली की बात करें तो जेएस मिल और जेएस मिल के अकॉर्डिंग ये कैसा कार्य है? यह है प्यारे विद्यार्थियों पर विषय या फिर अपन कह सकते हैं पर संबंध कार्य, पर संबंध कार्य। यह बात सही है। कारण है कि चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रतिबंध यह प्रतिबंध बहुत ही, देखिए इसकी जगह आप लोगों को क्या याद रखना है? यह, इसलिए यह प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। कारण भी सही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कथन और कारण दोनों सही है और सही कर रहा है व्याख्या। कैसे? देखिए स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यह प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। क्योंकि इसलिए
स्वतंत्रता से जुड़े मामले में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कथन और कारण सही है। अब देखिए मिलान करो, और मिलान करने वाला ये आप इसके ऊपर भी लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों 7 स्टार। कौन सा स्टार? 7 स्टार। एक साइड में एक तरफ आप लोगों के कथन दे रखे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के विचार दे रखे हैं। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है या फिर अभिशप्त है। बिल्कुल प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य अभिशप्त है। यह कथन किसका था? यह कथन प्यारे विद्यार्थियों जयपाल सात्रे का था। स्वतंत्रता का तात्पर्य विरोध की उपस्थिति, बाधाओं का अभाव है। बिल्कुल सही बात है। यह कथन है आपके हॉब्स का। यानी कि स्वतंत्रता का तात्पर्य इन्होंने कहा था कि विरोध की अनुपस्थिति, यानी स्वतंत्रता तब आएगी जब विरोध नहीं होगा, विरोध की रहेगी अनुपस्थिति, या फिर अपन कह सकते हैं होगा बाधाओं का अभाव। ठीक है। अब देखिए अगला कथन है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यह बात कही थी प्यारे विद्यार्थी आपके डी मैकेंजी ने। किसने कही थी? डी मैकेंजी। डी मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, यानी कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा उसे स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। अतार्किक प्रतिबंध, यानी आपके ऊपर तार्किक प्रतिबंध तो लगने चाहिए, में तार्किक प्रतिबंधों का लगना स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। यह बात कौन कह रहे हैं? डी मैकेंजी कह रहे हैं। यानी कि युक्ति युक्त प्रतिबंध, अपन अतार्किक या फिर तार्किक, तार्किक को क्या कह सकते हैं? तार्किक, और तार्किक को हम लोग कह सकते हैं युक्ति युक्त। युक्ति युक्त। अब देखो जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन उसके जस्ट आगे 2 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 19(2) के अंदर यह लिखा हुआ है कि उसके ऊपर तार्किक या फिर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। तो यह बात डी मैकेंजी ने भी सही कही। सभी दर्शन की शुरुआत और अंत है जो स्वतंत्रता है। सभी दर्शन की शुरुआत यानी प्रारंभ और एंड क्या है? स्वतंत्रता है। यह बात कही थी आपने आपके फ्रेडरिक विलियम वॉन सेलिंग ने। तो पहले एक के सामने तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और बी के सामने 3 आ जाएगी, और सी के सामने आपके वापस से 2 और 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग ऑप्शन बी को एक बार अच्छे से देखेंगे ना तो आप थोड़े से फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज की बात करें तो कंफ्यूज कैसे? स्वतंत्रता का तात्पर्य विरोध की अनुपस्थिति, बाधा, अभाव। अच्छा इसमें तो ठीक है, इसमें आप फ्यूज होंगे। ए में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। आप लोग कहेंगे कि सर आपने थोड़े समय पहले तो यह कहा था कि हॉब्स ने यह कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म होता है, लेकिन आगे वह बेड़ियों में जकड़ा रहता है और प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र किया जाएगा। वो तो कह रहा है कि स्वतंत्र किया जाएगा। यह बात तो कौन कह रहा है? रूसो कह रहा है। और यह कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, अभिशप्त है। यानी थोड़ी सी हेर फेरी आते आप लोग गलत मत करना। जयपाल सात्रे या फिर जीन पाल सात्रे ने तो यहां तक कही थी एक बात, इन्होंने कहा था कि मनुष्य या फिर व्यक्ति कोई गोभी का फूल नहीं है या फिर भिंडी नहीं है कि उसको जिस प्रकार से अगला व्यक्ति चाहे काट ले और काट करके सब्जी बना करके खा ले। व्यक्ति मनुष्य सर्वाधिक विवेकशील प्राणी है, वो स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त या फिर बाध्य है। और मनुष्य को क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जाएगा। यह बात किसने कही थी? रूसो ने कही थी, क्योंकि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है। आप लोग इसके पास में रूसो की डेफिनेशन भी लिख लेना। रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था यह भी लिख लेना। आप लोग क्या नहीं होंगे? फ्यूज नहीं होंगे। रूसो ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन वह आगे बेड़ियों में जकड़ा जाता है, यानी कि आगे वह बेड़ियों में जकड़ा रहता है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये सामान्य इच्छा पढ़ेंगे ना अपन रूसो वाली, उसे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब आगे देखिए, आगे हम लोग प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी कक्षा और कक्षा की बात करें ना, कक्षा 11 राजनीतिक सिद्धांत
राजनीतिक सिद्धांत इस पुस्तक की, एनसीईआरटी की कुछ पीडीएफ, कुछ कह सकता हूं मैं फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो कि हूबहू कॉलम के रूप में आपकी बुक में छपे में, और यहां से एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब देखिए, एक आपके स्वराज से संबंधित कॉलम है। स्वराज की बात करो तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है? स्वराज। स्वराज का अर्थ सौ का शासन भी हो सकता है। देखिए, स्वराज का अर्थ सौ का शासन भी हो सकता है और सौ के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर ये एक मूल्य है। क्या है? सामाजिक और सामूहिक स्तर पर स्वराज एक मूल्य है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक के प्रसिद्ध नारे, यहां से प्रश्न आएगा, तिलक के प्रसिद्ध नारे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, को प्रेरित किया। ये यहां से आपके तिलक का नारा याद रख लेना, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज का आशय यह नहीं है कि स्वदेशी, या फिर अपन कह सकते स्वतंत्र, यानी अपने ऊपर राज भी स्वराज है। यानी कि मैं अपने ऊपर राज कर सकता हूं। कैसे? अब मेरा मन कर रहा है कि मैं क्लास लूं, बच्चों के लिए क्लास लेनी जरूरी है, और मेरा दूसरा मन करता है कि नहीं, हमारे को तो घूमने जाना है। अगर मैं यह क्लास ले रहा हूं, आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूं, कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं, तो मैं मेरे ऊपर क्या कर रहा हूं? राज कर रहा हूं। जैसे कि आपका मन बाहर घूमने का हो रहा है कि बारिश में घूमे, स्विमिंग पूल में घूमे, लेकिन दूसरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं पढ़ना जरूरी है, तो आप अपने मन की क्या है? मन के राजा है। मन के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? राज कर रहे हैं। यानी अपने ऊपर राज करना भी क्या है? स्वराज है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज और गांधी के हिंद स्वराज की बात करें, हिंद स्वराज और हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो 1909 में लिखी गई, में भी प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में, जब हम, देखिए ये हिंद स्वराज की शब्दावली है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना नहीं थे, साथ ही स्वराज में आत्म सम्मान, देखिए स्वराज में क्या आता है? आत्म सम्मान आता है, दायित्व बोध आता है और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। आत्म सम्मान की बात करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, और आपका खुद का प्यारे विद्यार्थियों सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप उसे किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो अलग बात है। दायित्व बोध, आपका भी दायित्व है। जैसे आपने एक भारत के सुयोग्य अच्छे नागरिक के रूप में जन्म लिया, तो आपको आवश्यकता है एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा करके, अपनी भूमिका का परिचय देकर के जागरूक नागरिक बन के एक राष्ट्र निर्माण में अपनी बखूबी भूमिका निभाना, यह आपका दायित्व है। और आत्म साक्षात्कार यानी खुद का सेल्फ इंटरव्यू भी स्वराज में लिया जाता है कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितना याद हुआ, मैंने कितना आत्मसात किया है, और ये मैं कितना आगे परीक्षा तक पहुंचा सकता हूं या फिर पहुंचा सकती हूं, यह भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे सौ और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना नहीं होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। यहां से 2-4% बनने की सीधी सीधी संभावना है, आप इसको की नोट्स के रूप में लिख लेना। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी है, ध्यान रखना, और सेकंड में तो है ही है। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता है। अपने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन के सामने, हमारे दिल के सामने, दिमाग के सामने एक ऐसा आदर्श आना चाहिए जो पूरे जीवन में क्या भर दे? उमंग भर दे, उल्लास भर दे, जुनून भर दे। और वो आदर्श कौन सा है? स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है। जो हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो। देखो किसकी है? व्यक्ति और समाज की। यहां से आपके अच्छा प्रश्न बनेगा, व्यक्ति और समाज की, अमीर और गरीब की, स्त्रियों और पुरुषों की, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो।
इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को सौपन का लग सकता है, लेकिन यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। और यह 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में एक छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण था। आपके परीक्षा में आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि स्वतंत्रता से तात्पर्य गुलामी से मुक्ति या दासता से मुक्ति ही नहीं है, अमीर गरीब, व्यक्ति समुदाय, स्त्री पुरुष सभी में समानता आनी चाहिए, तभी वास्तविक स्वतंत्रता होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या, उदारवाद। देखिए उदारवाद के बारे में तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, फिर एक बार देख लेते हैं। लाइब्रेरी शब्द से बना है लिबरलिज्म। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना बड़ नहीं है और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि उदारवाद में केंद्र बिंदु कौन है, व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयां अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समूह बिल्कुल भी बहुत कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति है। इनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए देखिए जो मैंने बात बोली थी वो आ गई। उदारवादी कहते हैं कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। यानी आप लोगों ने अगर विवाह नहीं किया है तो उदारवादियों से आप लोग मिलेंगे तो उदारवादी कहेंगे भाई, या किसी को बहन से बात करेंगे, बहन विवाह करने का निर्णय तेरा है, तेरी जाति का, परिवार या समुदाय का नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं, उदारवादी कह रहे हैं। ऐसा नहीं आप घर जाके कह दे कि सर ने कहा था कि विवाह करने का निर्णय तेरा है, सगाई करने का निर्णय तेरा है, परिवार, समाज और समूह की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, एक बात कह रहे हैं उदारवादी। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं। राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की दृष्टि से कौन देखते हैं, उदारवादी। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया। देखिए ऐतिहासिक रूप से बात करें ना तो उदारवादियों ने मुक्त बाजार, खुली प्रतिस्पर्धा और राज्य की न्यूनतम भूमिका, यानी राज्य जो न्यूनतम कार्य करे। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। यह आपके उदारवादी। अब देखिए स्वतंत्रता में से टॉप 5%, स्वतंत्रता अध्याय में से टॉप 5% जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने ढंग से इसको पढ़ा अध्याय को तो आप लोग इनके उत्तर बता देंगे। 20वीं सदी में स्वतंत्रता के दो प्रमुख आदर्श कौन थे। बात हो रही 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के दो प्रमुख आदर्श कौन थे, उन आदर्शों का नाम बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है आंग सान सू की किस भारतीय महापुरुष से प्रेरित थे। आंग सान सू की जिन्होंने वैश्य मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फायर, म्यांमार से संबंधित 20वीं शताब्दी की महान लीडर, वीर, साहसी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ये किस भारतीय महापुरुष से प्रेरित थे। फिर अगला प्रश्न है ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड। ये एक रामायण रिटोल्ड क्या है, पुस्तक है या फिर हम कह सकते हैं एक लेख है। पर प्रतिबंध किस प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का उदाहरण है। इस प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा पाठ के अंदर। फिर अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हिंद स्वराज, इजी सा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक कब है, किसने लिखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता से संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्ट को एक ही जगह पर लाने की कोशिश की है। आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों के लिए स्वतंत्रता एनसीईआरटी कक्षा 11 का दूसरा अध्याय अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके जो सुनहरा संघर्ष है इनको सुनहरी सफलता में तब्दील करने में यह स्वतंत्रता आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने
अध्याय सेशन की बात स्वतंत्रता की आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि अगर आप स्कूल विक्रेता बन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी बन रहे हैं और बन जाएंगे निसंदेह तैयारी करेंगे तो आप लोगों को खुद को भी क्या और अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास में आएगा ग्रीन पेन, आप लोगों के पास में आएगी मोहर, आप लोगों के पास में आएगा पैसा, और पैसा आएगा तो घर में क्या आएगी, खुशियां, और खुशियां आएगी तो क्या आएगी, स्वतंत्रता ऑटोमेटिक आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है, और अगर आपको लगे कि हम इसी भर्ती में सफल होना चाहते हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, आप लोग हमारी तैयारी में थोड़ी धार दे दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, एक सिलेक्शन प्रूफ वाली रणनीति के साथ में 29 मई, ध्यान रखना 29 मई और 29 मई हम लोगों ने एक तिथि क्यों चयन की, इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी क्या है, राज है। 29 मई की बात करें ना तो 29 मई को है प्यारे विद्यार्थियों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की क्या है, जयंती। इसी जयंती पर और महाराणा प्रताप अपने भाले में विश्वास रखते थे, यानी अपने हथियार में विश्वास रखते थे। आप लोगों को भी इस प्रकार के कंटेंट में, इस प्रकार की पुस्तकों में, इस प्रकार के जिस प्रकार से आप लोगों का पाठ्यक्रम फॉर्मेटिंग है, इस हथियारों में आप लोगों को क्या रखना है, विश्वास रखना है। तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। और आप लोगों को इस सिलेबस रूपी, इस कंटेंट रूपी भाले को फेंकना है, और कहां पे फेंकना है, जब आपकी स्कूल विक्रेता भर्ती परीक्षा हो, उससे आपको इस प्रकार से अपने भाले से, यानी आपका भाला तो कौन सा, ये पेन ही रहेगा जिसके माध्यम से आप लोग गोले करेंगे, तो आप लोगों को उस भाले को काम लेना है, आप लोगों को उस भाले में विश्वास रखना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि सफलता का राज अपने माता पिता, अपने इष्ट देव और अपने गुरुजनों में विश्वास रखना भी एक सफलता का मूल मंत्र होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।